नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेप आईएएस पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये निकली हुई न्यूज है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की जरूरत है और सेंटर को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? तो पहले हम न्यूज को समझते हैं। तो देखो, हाल ही में एक न्यूज निकल के सामने आई कि बेसिकली कोर्ट में एक लड़के ने डाइवोर्स के लिए अपील किया था, लेकिन लड़की ने बोला कि वो मीना ट्राइब से बिलोंग करती है, जो कि राजस्थान में एक एसटी नोटिफाइड ट्राइब है। तो जिसकी वजह से उसको एक्सक्लूड किया गया है कि वो यहाँ पे जो उसका पति है वो डाइवोर्स नहीं ले सकता है। लेकिन कोर्ट ने उसकी पेटिशन को डिसमिस किया और उसके पति को बोला कि आप यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो शादी है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो ट्राइबल रूल्स हैं वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होते हो। जब ये केस बना, इसके बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आई कि आज का जो हमारा यूथ है वो परेशान है। पुराने रिचुअल्स, कस्टम, ये सारी चीजें चले आ रहे हैं, पर्सनल लॉस जो चले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अब नई जनरेशन जो आ रही है, तो यहाँ पे बोला गया कि अब सेंटर को स्टेप्स लेने चाहिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने के लिए। तो सर, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं भारत के अंदर, उनको इक्वली ट्रीट करना। अब सर आप बोलोगे इक्वली ट्रीट तो हम पहले से ही कर रहे हैं। तो देखो, अभी अगर हम बात करें तो जो लॉ के मामले में है वहां पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे किसी हिंदू की शादी होती है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो रही है। ऐसे ही जो इस्लाम में शादियां होती है वो इस्लाम के जो पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हो रही है। क्रिश्चियनिटी का अलग है, ज्यूज का अलग है। यहाँ पे तो सबके अलग अलग लॉज बने हुए हैं। कोई एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है जिसमें हर किसी पे एप्लीकेबल हो, हर कोई उसको फॉलो करता हो। तो जब सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनके लिए एक नेशनल सिविल कोड बनाई जाएगी, उसको ही हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि सबके लिए एक समान है। और मैरिज जैसे केसेस को डाला जाता है सिविल कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा होता है क्रिमिनल कैटेगरी, उसके लिए हमारे पास एक कॉमन कोड है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो वो अभी हमारे पास कॉमन है, लेकिन सिविल वाले केसेस में हमारे पास कॉमन कोड नहीं है। तो एक नेशनल सिविल कॉमन कोड बनाने की जरूरत है, इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पे एक अजम्पशन आप बोल सकते हो कि लिया गया है कि जब भी क्या होता है, एक सोसाइटी सिविलाइज्ड होती है। अजम्पशन नहीं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ये एक टाइप का प्रूफ भी है कि अगर सोसाइटी सिविलाइज्ड हो रही है तो रिलीजन जो रहेगा वो वहां पे एंटर नहीं करेगा। बेसिकली जो पर्सनल लॉज रहेंगे और रिलीजन रहेंगे उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, ऐसा बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हमें सेकुलरिज्म के मॉडल से भी दिखता है। सेकुलरिज्म दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होता है, मतलब जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है। पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से तो मतलब है, लेकिन किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जैसा कि इंडिया में मॉडल एडॉप्ट किया गया है कि रिलीजियस मैटर्स में जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है तो आपको फिर सारे रिलीजन को प्रमोट करना पड़ेगा, और किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जा रही है तो वो सबके अगेंस्ट की जाएगी। इसको बोला जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है। तो सेम यहाँ पे बोला गया कि एक जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसमें पर्सनल लॉ और रिलीजन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। जो पर्सन है जो मैरिज कर रहे हैं ये उनको खुद डिसाइड होना चाहिए। तो बेसिकली सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या क्या कवर अप होता है? तो सबसे पहली चीज तो जो सिविल कोड के अंदर कवर अप होती है वो है मैरिज। सेकंड आता है आपका शादी होगी तो अगर नहीं बनती है तो ऑब्वियस है कि डाइवोर्सेस भी होंगे, तो डाइवोर्स यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट है जो यहाँ पे सिविल कोड के अंदर आता है। थर्ड पार्ट आ जाता है, अब आपने डाइवोर्स ले लिया यहाँ पे शादी करने के बाद, तो मेंटेनेंस कैसे होगा कि शादी के बाद अगर दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा। तो थर्ड थिंग आएगी यहाँ पे मेंटेनेंस। फोर्थ आता है इनहेरिटेंस, कि बेसिकली शादी के बाद जो बच्चे वगैरह हैं तो वो किसके साइड जाएंगे, तो इनहेरिटेंस किस साइड का होगा। एडॉप्शन वाला, कि शादी अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया है शादी के बाद, वहां पे वो बच्चा किसके साथ जाएगा, या दोनों ने शादी की एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाह रहे हो तो उसको कैसे करोगे, तो एडॉप्शन के जो रूल्स रहेंगे। और इसके बाद सबसे आखिरी में प्रॉपर्टी के जो रूल्स रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सक्सेशन जो रूल्स रहेंगे, कि जैसे यहाँ पे आप अभी नॉर्मल क्या है कि जो फादर की प्रॉपर्टी है तो वो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो सक्सेशन के रूल्स हैं ये किन्हीं ना किन्हीं लॉज के अंदर लिखे हुए। तो इन्हीं सारी चीजों से डील करता है हमारा क्या, सिविल कोड। और जब ये पूरे देश के लिए एक समान हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड।
संविधान में इसके बारे में क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इस चीज को लेके। तो संविधान में देखो जो हमारा आर्टिकल 44 है उसमें यहाँ पे बोला गया कि पूरे देश में एक सिविल, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना उस टाइम पे भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिबेट थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये आप सबको पता होगा, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी कि जिन फीचर्स को ऐसा समझा गया कि इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है और इनको तुरंत ही इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है, तो उनको हमने रख दिया फंडामेंटल राइट्स में, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, स्पीच एक्सप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ चीजों को ऐसा समझा गया कि इनकी जरूरत तो है लेकिन अभी हाल फिलहाल में उतनी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को डाल दिया हमने डीपीएसपी में। तो यहीं पे आर्टिकल 44 आता है आपका डीपीएसपी के अंदर, जिसके अंदर ही आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारत में क्या कहीं पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? तो आंसर है नो, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कहां पर है? गोवा में। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हाईलाइट किया, अपना 2018 का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गोवा एक साइनिंग एग्जाम्पल है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। गोवा में क्या है, तो बेसिकली गोवा में एक पोर्टुगीज सिविल कोड है जो कि 1867 में जब पोर्टुगीज थे तो वो ही बना के गए थे। इसके अंदर जैसे अगर कोई मुस्लिम मैन है तो वो एक से ज्यादा मैरिजेस नहीं कर सकता है, पॉलीगैमी की जो प्रैक्टिस होती है उसको नहीं परफॉर्म कर सकता है। प्रॉपर्टी जो रहेगी मैरिड कपल के बीच में वो इक्वली बटेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी असेट्स होते हैं वो सारी चीजें इक्वल बटेंगी। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी है, वुमेन और मेन दोनों को इक्वल पावर्स दिए गए हैं इन एक्ट के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया ये चीज लागू नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी है, रिलीजन को लेके चीजें बटी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, ट्राइब्स हो गए उसके अंदर। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो पा रहा है, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ पा रही है। थोड़ा अगर हम इसके और बारे में बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कंसेप्ट है ये टाइम के साथ कैसे डेवलप होता है, तो सबसे पहले बात आती है 1835 की। 1835 में ब्रिटिश की एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। उसमें बोला जाता है कि भारत में जितने लॉज हैं उनको यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी के साथ कोडिफाई करने की जरूरत है, जिसमें मेनली यहाँ पे क्राइम्स एविडेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजों को शामिल किया जाता है। भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए और उस टाइम पे जो एक डिफरेंशिएशन था, लोगों के बीच में एक जो दरार थी, उसको देखते हुए यहाँ ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम इसमें अभी मैरिज वाला पार्ट नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने सिविल वाले पार्ट को नहीं लिया, इनने बोला क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, इन चीजों को हम क्या करेंगे, कोडिफाई करेंगे। लेकिन सिविल को कोडिफाई करने की यहां से ही डिमांड उठने लगी, आप बोल सकते हो डिबेट का इनिशिएशन यहीं से हो गया। इसके बाद 1941 में BN राव कमेटी बनाई गई और इनसे बोला गया कि जो हिंदू लॉज हैं उनको किस तरीके से कोडिफाई करना है आप उसको डिसाइड करें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर केवल हिंदू लॉज की यहाँ पे बात क्यों हो रही है? तो आप ईयर देख रहे हो 1941, यहाँ पे ऑलरेडी जिन्ना अलग भाग रहे थे, वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो अगर इसी टाइम पे अगर आप ये बोलोगे कि मुस्लिम लॉज को भी कोडिफाई करना है तो हो सकता है कि भारत में और ज्यादा दरार हो सकती थी। इस वजह से उस टाइम के लीडर्स ने सोचा कि अभी हम केवल हिंदू लॉज को ही कोडिफाई करते हैं, अभी इस्लाम वाले जो लॉ है उनके अंदर नहीं जाएंगे। कोडिफिकेशन फाइनली इनकी रिकमेंडेशन दी गई, ये सारी चीजें हुई। 1956 में जाके हिंदू जो लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन किया जाता है। अलग अलग तरीके के लॉ आते हैं सक्सेशन के लिए, मैरिजेस के लिए, डाइवोर्स के लिए, और साथ में इसके अंदर ही बोल दिया जाता है कि हिंदू का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें हिंदूज भी रहेंगे, बुद्धिस्ट भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे और सिख भी रहेंगे। तो मतलब इन 4 रिलीजन्स पे ये एप्लीकेबल होता है। कहानी आगे बढ़ती है, 1985 में होता है शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इनको अभी हम आगे पूरा समझ रहे हैं क्योंकि और भी जजमेंट है। तो 1985 में आता है सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो का जजमेंट, जो कि एक मेजर अचीवमेंट है अगर हम देखें यूसीसी के मामले में। फिर इसके बाद आता है सरला मुदगल केस 1995 का, और 95 के बाद आज हो चुके हैं 26 साल, 2021 में हम स्टिल अभी इस पर डिबेट कर रहे हैं। ये चीज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। आजादी के बाद से देखें तो 70 साल से ऊपर हो गए हैं, और 95 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसके बाद से भी अगर हम देखें तो 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पर क्या है, डिबेट चल रही है। भारत में प्रेजेंट स्टेटस क्या है यूसीसी को लेके? तो ऐसा नहीं है कि भारत में यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी टाइप की यूनिफॉर्म कोड नहीं है। हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड भी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872, ये सारी चीजें ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। इसके अलावा भी अगर हम कुछ बात करें तो जैसे CRPC हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हो गया, और सबसे बढ़िया एग्जांपल तो हमारे यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो कि डील करता है इंटर रिलीजियस मैरिज से। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है। अब प्रॉब्लम पता है यहाँ पे कहाँ आती है
कि जो पर्सनल लॉ वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपका मैरिज आता है, डाइवोर्स आता है, इनहेरिटेंस, ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे क्या होता है, सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अब ये केवल सेंटर का डोमेन तो है नहीं, ये अलग अलग स्टेट्स के पास भी इसका डोमेन है, तो ये स्टेट स्पेसिफिक इस पे पॉलिटिक्स खिल जाती है, इस वजह से यहाँ पे कानून बनाने में परेशानी हो रही है। तो अभी किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है, तो देखा जाए, जैसे अभी हमने देखा 1956 में हिंदू जो पर्सनल लॉ थे उनको तो मेनली कोडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज यहाँ पे अगर हम बात करें, इन एक्ट को थोड़ा सा सेकुलराइज रखा गया है और थोड़ा से मॉडर्न फीचर्स भी इनमें डाले गए हैं। हिंदू पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, सिख, जैन, बुद्धिस्ट पर भी अप्लाई होते हैं। इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब यहाँ पे सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू, इन चारों कम्युनिटी में जो भी शादी होंगी, जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, किसी भी टाइप का एडॉप्शन होगा, मेंटेनेंस होगा, वो इन 4 एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। दूसरे रिलीजन की अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है, तो देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अभी भी अनमॉडिफाइड है, इनमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। जो ट्रेडिशनल इनमें कंटेंट था और जो अप्रोच थी वहीं से चले आ रहे हैं। मेनली यहाँ पे जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको गाइड किया जाता है जो शरिया लॉ है 1937 का, उसमें से। और यहीं पे अगर हम देखें तो क्रिश्चियन और ज्यूज के भी अपने अपने डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें एक चीज और सामने आती है, जैसे अगर हम मुस्लिम पर्सनल एक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो रेगुलेशन होता है वो होता है कुरान और हदीस के थ्रू। दूसरे सेक्ट की भी अगर हम बात करें तो इन सब के लिए कोई एक लॉ नहीं है, सबके अलग अलग लॉज गवर्न हो रहे हैं। जैसे हिंदुइज्म में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, अलग अलग सेक्ट है, ट्राइब है, तो ऐसा नहीं है कि इनने 4 लॉ बना दिए, हर कोई इसी से हो रहा है। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट का हमने केस देखा कि उस लड़की का कहना है कि हम ट्राइब है, एससी में नोटिफाइड है, एसटी कैटेगरी से राजस्थान में, तो हम पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट बना हुआ है 1936 से पारसी कम्युनिटी के लिए, ज्यूज के लिए तो कोई कोडिफाइड लॉ ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इनको रोकती है। स्टेट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट इस चीज को नहीं चाहते करना, क्योंकि वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमने देखा स्पेशल मैरिज एक्ट एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो सकती है कि एक रिलीजन का अगर दूसरे रिलीजन से मैरिज कर रहा है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कर सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट ही लाया गया तो उस पे भी स्टेट ने क्या है, इसको अपोज किया था। ठीक है, तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म चीजें जब लाई जाती हैं तो स्टेट के द्वारा अपोज किया जाता है। अब इस पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो सबसे मेजर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो है शाह बानो केस का, जिसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है। बहुत ही रिफॉर्मेटिव जजमेंट माना जाता है, लेकिन उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उससे सहयोग नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से इस जजमेंट को एक फेलियर भी माना जाता है। आगे देख रहे हैं हम इस जजमेंट में और क्या क्या है, लेकिन इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जजमेंट देखें तो एक डेनियल लतीफी केस है, इसके बाद आपका सरला मुदगल केस आ जाता है और जॉन बल्ला मेट्टोम केस आ जाता है। एक एक करके सारे केसेस को देखेंगे। शाह बानो केस की अगर हम बात करें तो शाह बानो के जो पति थे उनने इनको तलाक दिया और उसके बाद मेंटेनेंस देने से मना किया, जिसके अगेंस्ट ये कोर्ट गई। तो सर यहाँ पे मेंटेनेंस की बात क्या आती है, तो देखो इस्लाम में मेंटेनेंस दिया जाता है इद्दत पीरियड तक। इद्दत का मतलब क्या होता है, तो जो 3 लूनार मंथ होते हैं उनको इद्दत बोला जाता है, मतलब रफली 90 दिन तक ही इनको क्या दिया जाता है, मेंटेनेंस दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। तो जब ये कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने बोला कि ये चीज गलत है, और जो इनके पति हैं उन पे सेक्शन 125 का हवाला देते हुए कोर्ट ने बोला कि ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड की आप पे सेक्शन 125 अप्लाई होती है, जिसमें वाइफ को, बच्चों को और पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे बोलेगी। साथ में कोर्ट ने बोला कि ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम के जो कट्टरपंथी थे, जो ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे लीडर्स थे, उन्होंने इस डिसीजन का अपोज किया, और उसके आगे जो राजीव गांधी सरकार थी उनने भी घुटने टेक दिए और उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ डाइवोर्स करके। इस एक्ट के अंदर ये बोल दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बेसिकली उसको बदल दिया गया कि अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है या जो सेक्शन 125 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड की, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी किस पे, मुस्लिम वुमेन्स पे। ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जिसके लिए इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब इसी के बाद आता है डेनियल लतीफी केस, इसी के अपोज में आता है। डेनियल लतीफी कोर्ट में केस फाइल करते हैं और चैलेंज करते हैं कि जो नया एक्ट लाया गया है राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बोला गया कि यहाँ पे ये मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मुस्लिम वुमेन्स पे, तो ये तो आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो अब कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, कोर्ट बोलता है नहीं, लॉ करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
यहाँ पे कोर्ट ये बोलता है कि जो इद्दत पीरियड है 90 डेज का, उसमें आप इनको इतना पैसा दे सको कि उस टाइम का भी ये मेंटेनेंस कर सके और अपना फ्यूचर मेंटेनेंस भी कर सके। तो यहाँ से क्या है, मैं एक चीज तो समझ में आ गई साफ कि बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि कभी कभी कोर्ट भी पब्लिक सेंटीमेंट्स पे काम करता है, तो वहां पे जब कोर्ट ने देखा कि पूरी आवाम उसके अगेंस्ट हो गई है, तो वहां पे कोर्ट ने फिर इसी टाइप का डिसीजन दिया, जनता के फेवर में जाता हुआ। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और इनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात ही नहीं की। थर्ड केस जैसा मैंने बताया आता है सरला मुदगल केस। इनके केस में क्या हुआ था, बेसिकली इनके जो पति थे, इन्होंने पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। ठीक है, फिर बाद में ऐसा बोला गया कि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। तो कोर्ट का कहना था नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर पहली शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है, फिर भले ही आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो जब तक आप फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स नहीं देते हो। और ऐसा अगर आपने किया तो सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत ये एक ऑफेंस है जिसमें आपको सजा दी जा सकती है। फिर जॉन बल्लूमट्टम का केस की अगर हम बात करें तो ये सक्सेशन से रिलेट था कि हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन जो 118 थी, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से चैरिटेबल काम्स के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, जिनको जॉन बेल्लोटम ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। संविधान में इस चीज को लेके कहां से कंफ्लिक्ट उठते हैं, क्या आते हैं, तो देखो, जो जैसा मैंने पहले बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपकी आर्टिकल 44 में। ठीक है, अब डीपीएसपी हमेशा ही कंफ्लिक्ट में आते हैं डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के, तो यहाँ पे भी सर यही हो रहा है। डीपीएसपी जो कंफ्लिक्ट में आ रहा है वो आ रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ। सबसे पहले तो ऐसा बोला जाता है कि ये आर्टिकल 15 के अगेंस्ट जा रहा है। आर्टिकल 15 में हम बोलते हैं कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। तो पहला इसका तर्क ये दिया जाता है कि सब अगर अपने रिलीजन के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं तो आप उसको अपोज क्यों कर रहे हो, आप एक यूनिफॉर्म कोड क्यों लाना चाह रहे हो। फिर राइट टू रिलीजन आपका आ जाता है आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो राइट टू रिलीजन है, कि अगर कोई अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चीजों को रेगुलेट करना चाह रहा है तो ये उसका अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात आती है तो प्लुरलिटी की बात आती है कि अगर आप बोल रहे हो ठीक है हमें सेकुलरिज्म को फॉलो करना है, तो इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, एक एक रिलीजन के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें मेंटेन करके चल रही है, तो उसकी वजह से भी कंफ्लिक्ट आ रहा है। तो अब भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारा खेल संतुलन का है। मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नया मॉडल कोई लाना चाह रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आप कुछ ऐसा करो कि जिससे डीपीएसपी को भी नुकसान ना पहुंचे, वो इंप्लीमेंट हो जाए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी ना छिने। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, संतुलन बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। दूसरे कंफ्लिक्ट क्या है, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्लिक्ट कि जिसकी वजह से यूसीसी को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम जा रही है। दूसरे कंफ्लिक्ट में सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया डाइवर्सिटी की बात। डाइवर्सिटी हमें कहां से दिखती है, तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको इंप्लीमेंट करने को लेके ना इंप्लीमेंट करने को लेके बहुत बड़ी डिबेट हुई। तो 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, उनसे बोला कि हम इसको वोट करते हैं कि इसको फिलहाल में इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। फिलहाल में इंप्लीमेंट करने से मतलब क्या हो गया कि इसको रख देंगे फंडामेंटल राइट से, नहीं करने से मतलब हो गया कि डीपीएसपी में रख देंगे। तो इस पे जो वोटिंग हुई वो हुई 5:4 में। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि 5 लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डीपीएसपी में रखो, 4 लोग बोल रहे हैं एफआर में रखो, केवल एक वोट से ये इधर से उधर हो गया। तो इसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अलावर्दी कृष्णा हो गए, ठीक है, अलादी कृष्णम स्वामी हो गए, सॉरी, फिर इसके बाद बीआर अम्बेडकर हो गए, ये दोनों इसके फेवर में थे कि ऐसा होना चाहिए। वहीं पे मदन मोहन मालवीय हो गए, सरदार पटेल हो गए, ये लोग ऐसे थे कि जो बोल रहे थे यूसीसी अभी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं हो। सबके अपने अलग अलग कारण थे। सरदार पटेल सोचते थे कि अगर अभी यूसीसी ला दिया तो हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड हो जाएंगे, देश में फूट पड़ सकती है। और वहीं पे अम्बेडकर जी का सोचना ये था कि सोसाइटी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज होने की जरूरत है। दूसरा क्या है, आजादी के बाद से ही इस मुद्दे पर कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। हर कोई सोचता है कि अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया जाए, उसके चलते यहाँ पे एक विल पावर ही नहीं है पॉलिटिशियंस के अंदर कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो उनके क्या है वोट जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट। हमारे समाज का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि प्रॉपर्टी बेटों की ही होनी चाहिए, बेटियों को नहीं देना है। तो उसी हिसाब से लोग सोचते हैं डाइवोर्स हो भी गया तो हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। फिर दूसरा ये आता है कि लड़कियों को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, तो बेसिकली आप डाइवोर्स दे दो या कुछ भी कर दो, उनको आपसे दब के रहना चाहिए। तो ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, ये यूसीसी को लाने से रोक रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस। सर आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमारे देश की जो माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम समुदाय हो गया, जैन समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गया, इनको ये लगता है
कि बेसिकली यूसीसी आ जाएगा और अगर हमारे रिलीजियस लॉ खत्म हो जाएंगे तो कल के दिन हमारी आइडेंटिटी खत्म हो सकती है, हमारा रिलीजन खतरे में पड़ सकता है। और ये सब आप खुद सारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैलाई गई है। तो अगला जो हमारा कॉज है वो है मिस इन्फॉर्मेशन, कि लोगों तक इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। जैसे एनआरसी का जो इशू था या सीए वाला जो इशू था अभी हाल फिलहाल में, कि जो यहाँ पे अगर हम देखें जो वहां पे एक्ट के अंदर चीजें लाई गई थी वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को नहीं बताएंगी, उसके हट के बहुत सारी चीजें बताएंगी। और ऐसा केवल एक मुद्दे में नहीं होता है, पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ऐसा बहुत सारे मुद्दों पे करते हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन यूसीसी को लेके फैली है ये भी इसका एक रीजन है जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर हम यूसीसी को लेके आएंगे तो हमें फायदे क्या होंगे, तो सबसे बड़ा फायदा तो होगा नेशनल इंटीग्रेशन का। तो आप बोलोगे कि नेशनल इंटीग्रेशन तो सर अभी भी है, लेकिन आप देखो अभी हम बोल रहे हैं कि हम सब भारतवासी हैं, लेकिन जब उसके अंदर भी आप देखो तो वो बोलेगा मैं भारतीय हूँ, भारतीय के बाद मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इस तरीके से डिवाइडेड है अभी भी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो नेशनल इंटीग्रेशन की प्रोसेस को आप जितना भी मजबूत कर सकते हो उतना करो। जितने ये जो डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से लोग अपने आप को अलग फील कर सकते हैं उनको हटाओ, केवल एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं इंडियन हूँ। तो नेशनल इंटीग्रेशन में ये हेल्प करेगा। लॉज जो अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे अभी आपने देखा हिंदू एक्ट में ही 4 तरीके के लॉज हैं, फिर पारसी लॉ अलग है, इस्लाम लॉ अलग है, क्रिश्चियनिटी का अलग चल रहा है, ज्यूज का अलग चल रहा है। तो अगर एक आ जाएगा ना तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी लॉज में, सब इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम। अब लीगल सिस्टम का सर सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है, तो अभी आप देखो हर एक कम्युनिटी का अपना लॉ बना के बैठे हैं, ठीक है। और कम्युनिटी से मेरा मतलब रिलीजन से नहीं है। जैसे मान के चलो आपका हिंदुइज्म हो गया, ठीक है, तो हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट है। जैसे इस्लाम हो गया तो उसके अंदर भी फिर शिया का लॉ अलग है, सुन्नी का लॉ अलग है, ठीक है। ऐसे क्रिश्चियनिटी हो गया तो उसके भी सेक्ट है। तो हर एक सेक्ट के भी फिर अपने अपने अलग अलग उनने पर्सनल लॉ बना के रखे हैं। तो रोज कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाता है, कोई ना कोई केस लेके, तो इसकी वजह से लीगल सिस्टम का बर्डन भी आ रहा है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है। तो लीगल सिस्टम में भी सिंप्लीफिकेशन आएगा। इसके साथ सर अभी जितने भी लॉस बने हुए हैं तो इनमें क्या हो रहा है, जेंडर इनजस्टिस हो रही है। महिलाओं को ना तो अब मेंटेनेंस दिया जाता है, कभी भी डाइवोर्स दे दिया जाता है, सक्सेशन राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिल रहे हैं बहुत सारे पर्सनल लॉस के अंदर। तो यहाँ पे जेंडर इनजस्टिस है। तो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो हम महिलाओं को जेंडर जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीट करेंगे, जेंडर न्यूट्रलिटी हम यहाँ पे ला सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है कि सेकुलरिज्म का जो मॉडल हमारे देश में अडॉप्ट किया गया है, अगर हम इसको लाएंगे तो उस मॉडल को हम और मजबूती प्रोवाइड करेंगे, एक और कदम रखेंगे हम सेकुलरिज्म को मजबूती प्रोवाइड करने की तरफ, हम अपने सेकुलरिज्म के मॉडल को और मजबूत करेंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स, अभी जो पॉलिटिशियन यहाँ पे, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ, राम मंदिर वाला मुद्दा, ठीक है। अभी तक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो राम मंदिर को लेके वोट मांगती रही। 2024 में जैसे ही राम मंदिर बन जाएगा, 24-25 जो भी टाइमलाइन दी हुई है, उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में से एक मुद्दा चला जाएगा राम मंदिर का, उस पर ये वोट नहीं मांग पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जो आज के टाइम पे यहाँ पे यूसीसी को लेकर वोट मांग रहे हैं जो लोग, उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इक्वालिटी हम इंश्योर करेंगे, जैसा अभी हमने बताया कि जेंडर इनजस्टिस है यहाँ पे, तो फिर वो इक्वालिटी इंश्योर की जाएगी, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, चेंज जो है, ठीक है, परिवर्तन क्या है, यहाँ पे नियम है नेचर का, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, कि वो चेंज होता जा रहा है। तो जब प्रकृति चेंज हो रही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो टाइम के साथ हमें भी ये लॉज बहुत पुराने हो गए हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है। एक मोर सिविलाइज्ड, मोर डेवलप सोसाइटी अगर आपको बनानी है तो लॉ में चेंजेस लाने बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा लॉ कमीशन है उसका इस पे क्या कहना है। देखो, तो अभी जो 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला कि अभी हाल फिलहाल में देखो, ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, ठीक है, ना तो नेसेसरी है, और ना ही अभी डिजायरेबल है इस स्टेज पर। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी देखो कल्चरल डाइवर्सिटी भारत में बहुत ज्यादा है और इसको हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अभी क्या है, देखो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक डिवाइड देखने को मिल रहा है रिलीजन बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे, ठीक है। चाहे फिर वो सीएनआरसी वाला मुद्दा हो या फिर असम का मुद्दा ले लो कि वहां पे रेफ्यूजीज को लेके किसी भी तरीके से देखो, कहीं पे रेस को लेके हो रहा है, कहीं पे लैंग्वेज को लेके हो रहा है, कहीं पे कल्चर को लेके हो रहा है, कहीं पे आइडेंटिटी को लेके हो रहा है। तो लोग अभी भी उतने मजबूती से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। तो लॉ कमीशन का कहना है कि इस पॉइंट पे अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट छेड़ते हो तो बेसिकली क्या होता है, अभी हो सकता है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंच सके।
तो फिर इन्होंने कुछ सजेशन दिए। इन्होंने क्या बोला कि जो अलग अलग पर्सनल लॉस चल रहे हैं हर एक रिलीजन के, उन सबका कोडिफिकेशन कर दो। एक लॉ ना बना के सारे रिलीजन के, ठीक है, आप सारे रिलीजन के जितने लॉ हैं उनको कोडिफाई कर दो। जैसे हिंदू लॉ को आपने कोडिफाई कर दिया 4 अलग अलग एक्ट में, तो उससे क्या है, जो अलग अलग सेक्ट्स हैं उसके अंदर, जो ट्राइब्स हैं, जो कास्ट है, वो सारे एक ही उसमें आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला पहला कोडिफिकेशन कर दो। दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करो, कि बेसिकली जैसे जेंडर न्यूट्रलिटी हो गया, कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस मिल रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है, तो ऐसी जो कॉमन चीजें हैं वो सारे में कॉमन कर दो। वो आप क्रिश्चियनिटी में भी रखो, इस्लाम में भी रखो, हिंदुइज्म में भी रखो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी रिलीजन है सारे कोड्स में ये रखो। तो इन्होंने बोला जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको कोडिफाई करके हर चीज में फॉलो करो। फिर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, जैसे मैरिज और डाइवोर्स के केस में कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि जो मैरिजेबल एज है अभी, तो वो क्या है, लड़कों के लिए 21 है और लड़कियों के लिए 18 है, तो इन्होंने बोला इसको इक्वल करो, दोनों के लिए 18 करो, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे एडल्ट्री है उसको एक ग्राउंड बना दो डाइवोर्स के लिए, कि अगर कोई चीटिंग की जाती है वाइफ के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा, तो बेसिकली वो एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। और जो डाइवोर्स प्रोसीजर्स हैं उनको जाके क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉ कमीशन ने यहाँ पे क्या है बोली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से बात करें, तो देखो हिंदू सक्सेशन लॉ में जब अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे भीमराव अंबेडकर जी जब अमेंडमेंट की बात करते थे, 28 मेंबर की कमेटी बनाई गई, ठीक है, उसमें से 23 मेंबर अपोज कर रहे थे, लेकिन उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सपोर्ट किया और बाद में बोला कि नहीं, हम इसको क्या करेंगे, कोडिफाई करेंगे। डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया, पॉलीगेमी का उस टाइम पे अपोज किया गया, इनहेरिटेंस राइट्स जो हमारी बेटियां हैं उनको भी दिया गया, राइट्स डॉटर्स को प्रोवाइड किए गए, और प्रॉपर्टी के सक्सेशन राइट भी प्रोवाइड किए गए। तो ऐसा तो हम तब भी बोल सकते थे कि सर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपोज के चलते लॉस को इम्प्लीमेंट ना करें, तो ये कोई आप बोल सकते हो सही चीज नहीं है, ऐसे तो फिर कभी भी रिफॉर्म नहीं हो सकता है। राजा राम मोहन रॉय ने जब सती खत्म की थी तो पूरा सोसाइटी उनके अगेंस्ट था, फिर भी उनने उस चीज को खत्म किया। तो हम अपोजिशन के डर से रिफॉर्म से नहीं डर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि फ्यूचर में क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। डाइवर्सिटी आपको वीडियो में दिख रही होगी भारत की कितनी ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो क्या है, हमें वेस्टर्नाइजेशन नहीं अडॉप्ट करना है, हमें मॉडर्नाइज और ह्यूमनाइज अप्रोच को लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक चीज में एक वेस्टर्नाइजेशन का मॉडल अडॉप्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी को अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाई। जैसे अभी आप बात करो जैसे एलजीबीटी के जो राइट्स हैं, ठीक है, अभी 1-2 साल पहले उस पर जजमेंट आया तो चलो सोसाइटी धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रही, लेकिन यही जजमेंट अगर 1950s में आया होता तो सोसाइटी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऐसे ही अगर आप लॉ में चेंजेस कर रहे होते ना, तो इंस्टेंट चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ जो रिलीजियस फीचर्स है आप उनको अभी भी कैरी ऑन करके चलो, बस उनको मॉडर्नाइज कर दो। जैसे लॉ कमीशन ने बोला कि ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आप नहीं ला सकते हो तो हर एक रिलीजन को कोडिफाई करो, सबको एक समान बनाने की कोशिश करो अभी, तो बाद में जब लोगों को उसकी आदत हो जाएगी 5-10 साल बाद, तो फिर सबको आप एक साथ कर सकते हो। दूसरा क्या है, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स पे फोकस किया जाता है, ठीक। और वहीं पे अगर हम बात करें वेस्टर्नाइजेशन पे, तो वेस्टर्नाइजेशन वाला जो पार्ट है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है। एक व्यक्ति को कितनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए, कितने फ्रीडम होनी चाहिए, वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। अभी इंडियन सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो आपको इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस इन फ्रंट्स पे ज्यादा करने। दूसरा, आपको इस तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है जो कि सारे रिलीजन के लिए बेनिफिशियल हो, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट ना करता हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हो। अब आप बिल पास कर रहे हो, जैसे सीए एनआरसी पे डिबेट क्यों हुई, क्योंकि आपने लोकसभा में डिबेट ही नहीं की, वो बिल पास कर दिया। तो प्रॉपर उस पर डिबेट होनी चाहिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, पब्लिक डोमेन में बिल आना चाहिए, उसके बाद जाके उसको पास करना चाहिए। तो किसी भी तरीके की आप उसमें लूपहोल्स मत रखो बिल को पास करने में, तभी क्या है, जितने भी रिलीजन है उनको भरोसा होगा सरकारों पर भी और संविधान पर भी। इसके बाद सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, तो देखो जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो ही इनका अपोज ज्यादा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या कोई भी रिफॉर्म आता है रिलीजन से लेके, तो बेसिकली जो रिलीजियस लीडर्स हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। तो रिलीजियस लीडर्स से बातचीत करो और फिर इस मुद्दे को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, तो ज्यादा हेल्प मिलेगी वहां पे और एक अच्छा सा लॉ तैयार हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने इस मुद्दे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। रोज हम न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करते थे, लेकिन आज न्यूज कवर ना करके इसको हमने पूरा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया। तो आई होप यहाँ पे आपको यूसीसी से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपके जितने भी डाउट्स या क्वेरीज हैं वो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हो।
कुछ भी चीजें लगता तो नहीं है मुझे यहाँ पे छूटी हुई हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि इस टॉपिक के अंदर अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो अपकमिंग किसी भी क्लास में मैं उसको कवर अप कर दूंगा। और किसी भी तरीके के डाउट और क्वेरी हो तो बिल्कुल भी मन में मत रखना, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।